हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूँ लेके बेटा आपके लिए एक स्पेशल क्लास। आप देख पा रहे हैं कि हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मालिक्यूल्स, यानी मालिक्यूल्स को कवर करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई थी, कौन एमओटी कैसे आया था, वीवीटी कैसे आया था, वेस्पर थ्योरी क्या था, ऑर्बिटल क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के इसी क्लास के अंदर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट सेमेस्टर क्लास है। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं 6 लेक्चर क्लास के साथ, एक डाउट क्लास, 7 लेक्चर क्लास, ये 8वां मेरा लेक्चर क्लास है। हम इसको ऑनलाइन रिफर करना चाहते थे लेकिन नहीं, मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये एक हमारा डेमो वीडियो को होगा जो आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, यानी हर चैप्टर के केवल 2 ही वीडियो अब आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, और बाकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब के बाद आपके एप्लीकेशंस पे मिलेंगे, जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन वीएनआर क्लासेस का द लर्निंग एप्लीकेशंस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे डाउनलोड करके बीएससी फर्स्ट ईयर की सारे क्लासेस को अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो अपने थ्योरी एंड पूरे नोट्स के साथ। ये रहा मेरा क्लासेस 499 का क्लास है, आप इसको 399 में ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम लेके आए हैं आपके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, कि आखिरकार एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। हम 2 क्लास देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के, पहले बात करेंगे थ्योरीज की, उसके बाद देखेंगे हम पिक्चर्स की, कि आखिरकार एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाने वाले अलग अलग शेप एंड साइज कैसे हैं। खासकर बात कर लें हम एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पहले क्लास में एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे हमारे केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल काम करता है, किसी भी एटम के ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, सबके हर एक पॉइंट्स को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आपका क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स नीचे दिया जा रहा है, आप उसमें पूछ सकते हैं। डाउट के लिए हमारे डिस्प्ले पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे भी आप अच्छे तरीके से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करिए। चलते हैं बिना लेट के हुए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैं ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आप लोगों के लिए लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम बीएससी एमएससी चाहे हम यूपीएससी जियोलॉजी की बात करें, सब मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 का, कि चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस में मेरे को क्या देखना है। चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस में बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास आता है क्या, हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कई टॉपिक दिए जाएंगे। कितने टॉपिक है मैं अभी आपको बता दूँ कितने टॉपिक में हमको पढ़ना है। पहली बात करेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक में हम वाउ प्रिंसिपल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल बॉन्डिंग के देखेंगे, और यहाँ पे सिग्मा और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बॉन्ड्स पैरामीटर की बात करेंगे, क्या बॉन्ड्स के अलग अलग पैरामीटर्स बात करेंगे, कि यहाँ पे केवल बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करा, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग हर एक पैरामीटर्स की बात करेंगे, बॉन्ड के ऊपर कौन कौन से पैरामीटर काम करते हैं, सब पैरामीटर्स को बाकी खूबी से देखा जाएगा, यानी 1 2 3 और एक 4। ठीक, और ये हमारा 5वां क्लास लगने वाला है। उसके बाद हम छठे क्लास में आएंगे, इसी में तो देखेंगे क्या वीवीटी को बात करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये नंबर 6 क्लास हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारा 7वां क्लास बनेगा। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी में हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, उनको हम लोग देखेंगे उन्हीं क्लास में, नंबर 7 में ही बड़ा क्लास होगा। उसके बाद हम लोग वेंट रूल के बारे में बात करेंगे, कि आखिरकार हमारे पास जो वेंट रूल होता है वो क्या है, कैसे हैं, काफ़ी बड़ा क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है, ये पहली बार आपको जानने और सुनने के मिलेगा। 11th के या फिर 12th के सिलेबस इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, एक न्यू थ्योरी है जो आपको बीएससी में पढ़ाई जाती थी। इसके पहले भी बीएससी के क्लासेस में ये थ्योरी कभी भी नहीं दी गई है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके लिए। ठीक, उसके बाद 7वें क्लास के बाद हम 8वें क्लास में यहाँ बात करेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो हमारा पेयर रिपल्सन थ्योरी है, यानी वेस्पर थ्योरी, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ये हमारे पास क्लास नंबर 8 बनाएगा। उसके बाद हम लोग शेप की बात करेंगे, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी के बाद शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सबके हम लोग एक ही क्लास में कंबाइन करेंगे। हो सकता है 2 ढाई घंटे का क्लास जाए, कोई डाउट नहीं, बड़ा आराम से पढ़ेंगे। आराम से पढ़ने के बाद जो हमको सुकून मिलता है वो कहीं दोबारा नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे वाटर को देखना है मेरे को, कि जल कैसे होता है, H2O देखेंगे, NH3 देखेंगे, PCl5, SF6I3 आयंस। ठीक, उसके बाद ClF3 और मालिक्यूल्स, उसके बाद एस SF4 क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजनियम आयन है। तो ये क्या होते हैं, सब मालिक्यूल्स एक ही दिन देखेंगे।
लगभग एक एक मालिक्यूल्स के 10-10 मिनट टाइम लगेगा या 15-15 मिनट टाइम एक एक मालिक्यूल्स को ठीक तरीके से उनके हाइब्रिडाइजेशन, उनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बाकी कॉम्बिनेशन को देखने में लगेगा। जो भी लगेगा हम लोग अच्छे तरीके से लगा के उन पॉइंट को डील कर लेंगे। यानी ये क्लास नंबर 9 को कंप्लीट करेगा। वहीं बात करेंगे अगला, तो हमारे पास एमओटी आता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम लोग 10 नंबर में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे होते हैं, हम लोग होमोन्यूक्लियर देखेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। यानी हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं कैसे बन रहे हैं, क्या डायग्रामिक पार्ट्स होगा, सब आपको साथ बनाएंगे और सिखाएंगे भी आपको कैसे बनता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी लोगों को आपने बाकी लोगों को आपने देख चुका होगा पहले ही। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम की, क्या बात करेंगे, सोडियम की बात कर लेंगे। वैसे सोडियम यहाँ पे है नहीं, सॉरी NO है, NO की बात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन आयन की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास B2 है, बोरान की बात करेंगे, फ्लोराइड आयंस हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड्स हैं। ठीक, और इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो पूरा यूनिट है बेटा वो 5 नंबर का है। क्या है, 5 नंबर का है। आखिरकार ये 12 क्लास कितना बेटा, ये मेरे को 12 क्लास पढ़ने के बाद यदि 5 नंबर मिल रहे हैं, यानी 12 लेक्चर क्लास कंप्लीट करने में मेरे को लगेगा लगभग 15 घंटे का समय। 15 घंटे में आप 12 क्लास कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर नंबर आपका 2। यानी ये चैप्टर नहीं कह सकते, ये हमारे केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 है। क्या है, यूनिट नंबर 2 है। अब इस यूनिट नंबर 2 में जब हम पूरा कंप्लीटली डिजाइन करके आपको पढ़ाएंगे तो लगभग 15 घंटे मेरे पास जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जब 15 घंटे हम पढ़ते हैं तो 5 नंबर का थ्योरी हमारा कंप्लीटली यहाँ पे डिजाइन होकर हमारे पास मिल जाता है। वहां पे हमको क्या मिलेगा कि हम लोग जब 5, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वेस्पर थ्योरी, VVT, इन लेक्चर नंबर आपको 6 और 7। ठीक, उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक, वहां पे देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 6 और 7। और हमारे पास लेक्चर नंबर यहाँ पे जो 11 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी 3-4 क्लास हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पेपर पॉइंट के लिए होंगे, बाकी आपको नॉलेज के लिए हैं, वो क्लासेस जरूर देखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है ये रहा। एक बार आप समझ लीजिएगा, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्लास है तो आपको बताने का मेरा फर्ज होता है कि कितने क्लास बन रहे हैं। कुल यहाँ पे क्लास नंबर हमारा 12 बनेगा। इन 12 क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। ठीक, कितना, 12 क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। तो आप सब्र बनाए रखें, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट को डील करेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि आखिरकार हमारा जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो क्यों है, कैसे हैं, सबके बारे में बात किया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बड़ा दुविधा रहा है, पहले से ही लोगों को दुविधा रहा है। क्या क्या दुविधाएं हैं सबके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में। ठीक, कहता है कि बोहर कॉन्सेप्ट, यानी जब हमारे पास बोर का पूरा तरीके से क्या, जब बोर की थ्योरी आ गई थी, क्या थी, बोर की जब थ्योरी आ गई थी, जब बोर की थ्योरी अच्छे तरीके से परिभाषित हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जैसे मैंने पहले भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे हमारा ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, ये हमारा सेल होगा, क्या होगा, ये हमारा सेल होगा, और सेल के चारों ओर हमारा यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। यही हम लोग देखे थे। कह रहा कि बोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, क्या, ऑर्बिट्स अलोंग विच इलेक्ट्रॉन रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब क्या है कि बोर की थ्योरी आने के बाद, यानी जो हमारा सेल था, सेल के अंदर जो हमारे पास क्या था, सेल के अंदर जो हमारा छोटा सा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता था। इसी छोटे के न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड बोला, चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार क्या करता है, मूव करता हुआ रहता है। ठीक, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी वो काफी समय तक चलती रही, क्या, काफी समय तक चलती रही कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट या सेल का नाम जानते हैं। क्या जानते हैं, ऑर्बिट या सेल के नाम जानते हैं। लेकिन बेटा क्या हुआ कि समय बीतता गया और यहाँ पे आ गया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, वैसे हमारा सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग एक क्लास में थोड़ा सा देखेंगे कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये चीज़ बताया गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं तो फिक्स पॉइंट से उनके पोजीशन, यानी फिक्स पॉइंट के बाद जो ऑर्बिट के अंदर उनके पोजीशन और उनके वेलोसिटी को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, यानी दोनों में कहीं ना कहीं ऑकरेंसी का प्रॉब्लम
होने लगता है, यानी उनमें कहीं ना कहीं या फिर पोजीशन में या फिर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी या फिर उनके और जो हमारी वेलोसिटी होती है उसमें अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को ओर मूव कर रहा हो, यानी लगातार वो क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। सपोज मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक, क्या सपोज मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या देखना है बेटा कि मैं सपोज ऐसे चला लेफ्ट हैंड राइट टू मतलब लेफ्ट टू राइट को चल रहा है लगातार। अब यहाँ पे हो रहा है तो कितने सेकंड बाद हम मिडिल में थे ये बताना, सेकंड को हम यदि कांस्टेंट करेंगे तब हम पोजीशन को बता पाएंगे, यानी समय को कांस्टेंट करोगे तब पोजीशन को बता पाओगे। यानी जो टाइम रुके ना, आप रुकोगे तब ना पोजीशन क्लियर होगा बेटा, रुकोगे तब ना पोजीशन होगा। वही चीज हमारे इलेक्ट्रॉनों के अंदर था, क्या था, वही चीज हमारे इलेक्ट्रॉनों के अंदर था। यदि आप फिगर देख पाए, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, हमारा पूरा एक ये हमारा न्यूक्लियस पार्ट है, क्या है ये हमारा न्यूक्लियस पार्ट है। ये अराउंड में हमारे पास एक ऐसा दिया गया है, क्या ऐसा दिया गया है, एक मानते सपोज कि ये मेरा ऑर्बिट होगा, क्या होगा, ये हमारा ऑर्बिट होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि भैया ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं सपोज। अब यहाँ पे ये ऑर्बिट है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ये न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे होगा, न्यूक्लियस के एक डिस्टेंस होंगी, क्या होंगे, डिस्टेंस होगा, यानी रेडियस आर होगा यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी वी से कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी वी से कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो भैया मास भी होगा, इसका क्या होगा, मास भी होगा। अब ये जो ससुरा हमारा इलेक्ट्रॉन था, अब ये घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा। तो अब इसका जो पोजीशन पी होगा, क्या होगा, पोजीशन जो पी होगा उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगा, क्या आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा। यानी हाइजेनबर्ग का कहने का मतलब था कि जब हम इलेक्ट्रॉन, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी सेल के अंदर, क्या किसी भी सेल के अंदर की बात करता है, ये मेरे पास सेल होता था, क्या होता था, सेल के अंदर लगातार जब मूव करता है तो हम एक साथ उनके वेलोसिटी और एक साथ हम उनके पोजीशंस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। दोनों को हम एक निश्चित कह सकते हो नंबर के साथ दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते। यदि हम लोग उनके पोजीशन यानी पी को कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे तो उनके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगा, क्या आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा। यदि हम लोग उनके वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो उनके पी में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी कहानी किसकी थी, ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी पोजीशन की थी। यानी हाइजेनबर्ग के आने के बाद ये पूरी तरीके से जो बोहर की थ्योरी थी, क्या थी, जो हाइजेनबर्ग के आने के बाद जो बोहर की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं इन पूरे परिणाम को खारिज कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग ने अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। कह रहा भैया ये तुम जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं है, क्या कह रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने बताया, क्योंकि वहां पे बोल क्या रहा है, उन्होंने बोला एक अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इनके बेसिस बोलता है इट इज नॉट, क्या, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पार्शियली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इन एटम। यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक साथ हम उनके पोजीशन और उनके मोमेंट्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके बीच ऑकरेंसी देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते थे। यानी एक चीजों को आप पोजीशन को यदि हम यहाँ पे क्या करें, कांस्टेंट करेंगे तो मोमेंटम के बारे में बता पाएंगे, और मोमेंटम को कांस्टेंट करेंगे तो पोजीशन के बारे में बता पाएंगे। ये पूरी किसके, किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसी एटम के अंदर, यानी किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यदि हमको मोमेंटम फाइंड करना है तो हमको पोजीशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यदि पोजीशन को काउंट करना है तो मेरे को मोमेंटम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये दोनों को एक साथ एक ही समय में टी जो टाइम टी है एक ही समय में दोनों की पोजीशन की बात करेंगे, दोनों को साथ कैलकुलेट करने की बात करेंगे, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। ये बोहर के बाद जो देने वाले हमारे हाइजेनबर्ग थे वही उनका कॉन्सेप्ट था, काफी क्लियर था उनका, क्लियर कट में एक लाइन उन्होंने बोल दिया। आगे जो इससे समय बीतता गया हमारे पास आ गया, कह रहा इन द यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी ये जो मॉडल बताया गया ये मॉडल फिक्स था, ठीक, जो प्लॉन्क की थ्योरी थी, क्या थी, प्लॉन्क की थ्योरी थी, मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उनके मॉडल के थ्योरी पे ये पूरी तरीके से बेस्ड था। यही कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जहां नाभिक को खोजने की संभावना अधिकतम होती है। यानी कहने का मतलब उनका यही है बेटा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये कहता था, क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कहता था टेक अबाउट यहाँ पे क्रिएशन रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, पॉसिबिलिटी
ऑफ फील्डिंग, क्या फील्डिंग यानी फाइंडिंग बोल रहा है, फाइंडिंग द न्यूक्लियर या न्यूक्लियस द मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक सिंपल तरीके से है कि यदि हमारे पास क्या, यदि हमारे पास एक ऐसा 3 डायमेंशियल एरिया है, क्या एक हमारा ऐसा 3 डायमेंशियल एरिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ऐसे कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास ऐसे कुछ एक्सिस हो तो हम लोग यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जहाँ डेंसिटी पाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के बीचों बीच एक एरिया होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं। वही चीज वहां भी कह रहा है सिंपल तरीके से देखो ना, वहां पे कह रहा है कि ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विल टेक, यहाँ पे टॉल अबाउट द क्रिएशन रीजन, यानी इनके सबसे सिंपल तरीके से था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में कुछ क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर हमारा त्रिविमी एरिया होगा, 3 डायमेंशियल एरिया होगा, वो एक स्पेस होगा। क्या होगा? एक स्पेस होगा। ठीक, क्या होगा? एक स्पेस होगा। जैसे हमारा सन है, हम हैं, तो हमारे बाहर ढेर सारा स्पेस है, वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि कोई भी ऑर्बिट जैसा पोजीशन देखने के लिए नहीं मिलता है, केवल एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस मिलता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जस्ट आगे लाइन वही कह रहा है कि हमारे पास की जहाँ नाभिक को खोजने की संभावना अधिकतम होती है, ऐसे क्षेत्रों की गणितीय अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता था। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमको मैथमेटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी इनको ये जो रीजन्स होते हैं, न्यूक्लियस जो हमको खोजने का पर्पस होता है, वहां पे हमको मिलता है कि कह रहा है कि सच यहाँ पे सच रीजन और यहाँ पे एक्सप्रेस्ड बाय यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेंशंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग खोजने की बात करेंगे। इसके न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल वेव फंक्शंस के बारे में, जो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काफी बेहतर था। हम लोगों ने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना आया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे को हाइजेनबर्ग पढ़ाया गया था कि हाइजेनबर्ग के जो यहाँ पे वेव फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमको बताया गया, जो किसी न किसी ऑर्बिटल पे बेस होता था। क्या? ऑर्बिटल की सही तरीके से जानकारी के लिए हमको पढ़ाया जाता है क्या? वेव फंक्शंस के बारे में। कि आखिरकार ये वेव फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स में अंदर। यानी यहाँ तक आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स में क्लियर हो रहा होगा कि सर क्या चल रहा है अभी तक। कि हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि पूरी तरीके से देखा, कह रहा है कि हमारे पास कि द वेव इक्वेशंस यहाँ पे लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स इंस्टेंट वेल डिफाइंड, ठीक, सर्कुलर ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि बोहर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताया गया था कि एक न्यूक्लियस का फिक्स पॉइंट होता है और इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ चारों ओर घूमता रहता है। ये बोहर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया, और यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को, यानी किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को, दोनों को एक साथ कभी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें कभी भी ऑकरेंसी नहीं आती है। वो थ्योरी कहलाई हमारे पास हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, टाइम बीतता गया और जो ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये बेस था किस पे बेटा? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि हमारे पास कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, क्या न्यूक्लियस के चारों ओर जो रीजन होता है वो एक 3 डायमेंशियल रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है उसके ठीक सेंटर पार्ट में हमको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, इसके बारे में आगे चल के कुछ और बात हुआ कि ये जो हमको सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस मिल रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होगा। और वहां बताया गया कि इस पूरे रीजन को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए मेरे पास मैथमेटिकली पोजीशंस आए, और मैथमेटिकली पोजीशंस को प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा थ्योरी होता है हमारे पास हाइजेनबर्ग के बाद हमारे पास श्रोडिंगर लॉ। श्रोडिंगर इक्वेशंस के बाद हमारा कंप्लीट हुआ कि ऑर्बिटल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, और इनको ये कंप्लीटली किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में पूरी जानकारी देता है। आगे चल के हमारा वेव इक्वेशन लीड किया, यानी बताने की कोशिश किया कि हमारे जो अलग अलग हमारे फंक्शंस होते हैं किसके,
ऑर्बिट की बात करें कि ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट को ठीक तरीके से, यानी ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्बिट होता नहीं, ठीक तरीके से जो ऑर्बिट होते हैं उसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए मेरे को सहायता लेना पड़ा श्रोडिंगर के वेव इक्वेशंस की। आखिरकार श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन क्या है, कभी फुर्सत में मिलेंगे तो आपको जरूर क्लास देंगे, इसी में फ्री में देंगे, इसी अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप उन पोजीशंस को भी पढ़ पाओ जो केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी चलता गया, आगे कह रहा है कि यहाँ पे ऑन ऑर्बिटल्स मे बी डिफाइंड एज ए रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से आ गया कि हम लोग ऑर्बिट क्या करते थे, ऑर्बिट के बारे में बताया गया कि न्यूक्लियस के बाहर तरफ एक सर्कुलर पथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ पे ऐसे बताया गया कि ऑर्बिट वो प्लेस होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार घूमता रहता है। लेकिन हम लोग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ऑर्बिटल का है। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास रीजन इन द स्पेस अराउंड, यानी न्यूक्लियस के बाहर क्या हमारे पास ऐसा होता है कि जहां पे हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है, क्या होता है, एक ऐसा रीजन, न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का डेंसिटी सबसे हाईयर होगा या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी, हम उसी को ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को ऑर्बिटल बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम्पल मेरा समझना आपको क्लियर हो पाएगा, मेरे पास एक ऐसा प्लेसेस है, मानसून आया हुआ है, बादल ठीक तरीके से बड़े लेवल पे आए हुए हैं। अब बादल आए हैं, सब में बादल, कहीं काला बादल, कहीं भूरा बादल, कहीं सफेद बादल दिख रहे हैं। अब इनके कहने का मतलब क्या है, सब बादल में बारिश नहीं होगा। क्या, सब बादल में बारिश नहीं होगा, जहां पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी बारिश वहीं होगी, यानी वही बादल हमारा जो बारिश करा पाएगा। वैसे ही ठीक तरीके से जिस भी एटम के अंदर, यानी जिस भी न्यूक्लियस के अंदर हम कह सकते थे कि ऑर्बिटल उसी को बोलेंगे जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे अधिक होगी। हम लोग अच्छा बादल उसी को बोलते हैं जहां पे वो क्लाउडली वाटर को लेके आता है और बारिश कराता है। बादल तो ऐसे गर्मियों के दिनों में भी टहर रहे होते हैं आसमानों में, ठीक, लेकिन उनको तो हम कह नहीं सकते ना कि ये पानी इसमें मतलब बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो हमारा रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर, ये जो हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर के हिस्सा दिख रहा है कि न्यूक्लियस के चारों, ये हमारा छोटा सा पोजीशन न्यूक्लियस का है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो सबसे मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा हम लोग ऑर्बिटल उसी को बोलेंगे। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हम डिफरेंट देखेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ऑर्बिटल कहाँ होता है या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ऑर्बिटल हम उसी को कहते हैं, एक बार फिर बता रहा हूं आपको बार बार, इसलिए ताकि आप भूलिएगा नहीं। बड़े बच्चे मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आती रहती है कि सर मेरे को डाउट हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज ए रीजन इन द स्पेस, यानी ये स्पेस का एक छोटा सा भाग होता है पूरा चारों त्रिविमीय एरिया का, यानी 3 डायमेंशियल एरिया का एक ऐसा होगा बेटा, ये हमारा 3D एरिया होता है। तो 3D एरिया का, ये 3 डायमेंशियल एरिया का एक ऐसा स्पेस होता है जो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। लेकिन हम लोग ऑर्बिटल उसी को बोलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी, हम उसी को कक्षक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम उसी को कक्षक बोलेंगे। कह रहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिकम जीरो इवन, यानी जीरो इवन एट द लार्जर डिस्टेंस, इन लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब यहाँ से बड़ी अच्छी चीज कहती है, क्या, बड़ी अच्छी चीज कहती है कि जहां तक नाभिक की खोजने की संभावना होती है, क्या, नाभिक की खोजने की संभावना होती है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना नाभिक से दूरी पर भी शून्य नहीं होती, यानी जितनी भी दूर हो जाए, क्या, दूर हो जाए बादल जितना भी दूर हो, लेकिन उनमें अंदर पानी है तो बादल बरसेगा। ये दूरी काफी ज्यादा हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ये हो सकता है, क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान देना, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना नाभिक से बड़ी दूर पर हो सकती है, लेकिन वो शून्य नहीं हो सकती। यानी हालांकि यह एक नगड़ हो सकता है, काफी छोटा एरिया भी हो सकता है और काफी बड़ा एरिया भी होता है, वो इम्पॉसिबल टू ड्रॉ
ए बाउंड्री दैट विल इनक्लोज द रीजन विथ ए 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब बेटा यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन खोजने की 100% संभावना के साथ क्षेत्र को घेरा लगेगा, हालांकि ऐसे किसी के बारे में बात नहीं होता। यानी हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि कहाँ के कितना बादल पानी बरसेगा। वही चीज होता है कि हम लोग कभी भी न्यूक्लियस के बाहर, क्या न्यूक्लियस के बाहर एक जो स्पेस हमारा है, क्या है ये हमारा जो स्पेस है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे हम लोग छोटा सा नाम दे रहे हैं, क्या ऑर्बिटल नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम उसे ऑर्बिटल नाम दे रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कि ऑर्बिटल कितनी दूरी पे होगा, क्या होगा, कितनी दूरी पे होगा। कह रहा है यहाँ पे ना, कह रहा है कि 100%, कह रहा है कि यहाँ पे देखो, कह रहा है इट इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ए बाउंड्री। हम कभी भी न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने जो ऑर्बिटल की बाउंड्री होती है, हम उसे 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कभी भी हम लोग नहीं बता सकते कि ये ऑर्बिटल उतनी दूर पे होगा और यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या उस बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसके बारे में कभी भी जानकारी नहीं होता। जैसे ढेर सारे बादल होते हैं, कभी कभी बादल हमको थोड़ा सा दिखाई देता है लेकिन बारिश होने लगता है तो बादल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही तरीके से कि हम बादल के सारे कंसंट्रेशन को पता नहीं कर सकते, वैसे ही हम बाहर न्यूक्लियस के बाहर कितनी दूरी पे हमारा ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हम इनके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक 100% ऑकरेंसी के साथ नहीं पता चल सका है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये आता है बेटा कि जो हमारे बाउंड्रीज होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे बाउंड्रीज होते हैं, इन बाउंड्रीज के बारे में काफ़ी तेज़ी से लोगों ने बताने का काम किया और ये बाउंड्री इलेक्ट्रॉन खोजने की कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि आखिरकार ये जो बाउंड्रीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को 90 से 95% प्रोबेबिलिटी के साथ खोज देते हैं, क्या 90 से 95% प्रोबेबिलिटी के साथ खोज देते हैं कि हाँ एक निश्चित बाउंड्री की जा सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती, एक निश्चित गणना की जा सकती है कि हाँ इतने घंटे बादल में पानी, जैसे बादल का उन्होंने सपोज एग्जांपल लिया आज के क्लास के लिए कि बादल में इतने घंटे तक इतना बादल की डेंसिटी है तो इतने घंटे तक पानी होगा। ठीक वैसे ही उसी टाइप से हम लोग भी यहाँ पे एक बाउंड्रीज को फिक्स करते हैं कि जो हमारे स्पेशली न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे स्थित होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाए, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पाए जाएंगे और ये ऑकरेंसी लगभग 90 से 95% के साथ होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी न किसी हमको ऑर्बिटल के बारे में जानना होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे फिगर दिया गया है, हम कोशिश करेंगे कि रिप्रेजेंट करने की कि दोनों के एक ऐसे हैं। कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑन ऑर्बिटल, फिगर नंबर 1। यानी जो फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 में आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा डेंसिटी है, जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये हमारा कंप्लीट डेंसिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, जो या फिर ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारे व्हाइट जो कलर दिख रहे हैं या फिर थोड़े हल्का सा डार्क कलर दिख रहे हैं, ये हमारे स्पेस है, यानी खाली जगह है। यानी हमारे पास ये देख रहे हो थोड़ा सा, ये हमारे पास बताया गया कि ये जो पोजीशन दिख रहा है, यही पोजीशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन होने की पोजीशन है। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी पोजीशन में सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। ये नहीं बोल रहा है ना यहाँ पे, इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग इसी तो बोल रहे हैं। हम मेथड किसको अपनाए हैं, यहाँ पे हम अपनाए हैं कि भैया इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इजीली पाया जाता है। बेटा क्यों पाया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक था डी ब्रोगली का इक्वेशन। डी ब्रोगली के समीकरण के बाद हमारा कंप्लीट होता था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में या वेव फंक्शंस के बारे में बताया था कि कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अपने नाभिक के चारों तरफ, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अपने नाभिक के चारों तरफ लगातार क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, क्या लगातार मूव कर रही हो, तो उसके बारे में कहता है कि सिंपल तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंपल तरीके से होगा कि ऐसे देखो, सिंपल तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लोगों ने बताने की कोशिश कर दिया कि सर ऐसे कुछ हमारे पास होंगे, ये पूरा का पूरा हमारा पास एक प्लेस होगा और इसके सेंटर पार्ट में पाया जाएगा हमारा न्यूक्लियस। क्या पाया जाएगा, हमारे सेंटर पास में पाया जाएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा क्या कर रहा होगा, ऑर्बिट पहले था, क्या था, ऑर्बिट था, और यहाँ पे घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। लेकिन लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश तुरंत कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की तरह, क्योंकि डबल नेचर ऑफ
मैटर के बारे में बात हुआ। क्या? जब डबल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात हुआ तो वहां बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल्स और वेव दोनों के रूप में काम करता है। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में काम करता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने रेडियस r के द्वारा यहाँ पे वेलोसिटी v से और मास m से लगातार क्या करता है? मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है, जो इस सर्कुलर पथ पे लगातार घूमता है। जब वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल फॉर्म में होता तब। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिकल्स फॉर्म को छोड़कर वेव फॉर्म में चला जाता है तो ये लगातार यहाँ से क्या करता है? कुछ ऐसे मूव करता है। क्या? कुछ ऐसे मूव करता है। ये हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसे लगातार मूव करता था। यानी इनके बेसिस पे यहाँ पे देखा गया कि ये जो हमारे पास एरिया बनते थे, क्या? ये जो हमारे एरिया बनते थे, यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया बताए गए कि ये जो बीच का सेंटर पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना पूरा श्रिंग और गर्त बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं चेस्ट और ट्रॉफ बोलते थे। तो चेस्ट और ट्रॉफ के बारे में यहाँ पे एक प्लेस बना रहे हैं और यही प्लेस हमको यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है। देखो बेटा, ऐसे ये प्लेस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्लेस देखो बन रहा है इतना। ये जो इतना प्लेस था ये पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक? क्या? पूरा प्लेस दिखाई दे रहा है। तो यही प्लेस हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अपने पिक्चर के अंदर कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन इस पूरे यानी यहाँ से यहाँ तक का हम एरिया करें तो इन पूरे प्लेसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन हमारा वेव के रूप में चलता है। तो हमारे पास यही बोलता था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोले थे कि कह रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग इनको वेव इक्वेशन के रूप में डालते थे। क्या? जब श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन आया तो ये इसी थ्योरी पे बेस्ड था कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते तो एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया लेके जाते हैं, वही एरिया यहाँ पे मेरे को फाइंड हुआ। तो अलग अलग एनर्जी लेवल के अलग अलग पूरे हमारे ऑर्बिटल होते हैं। क्या? अलग अलग एनर्जी लेवल के अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं और इन अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग साइज होती है, जो हम लोग अगले क्लास में ओरिएंटेशन में इसको डील करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की। तो क्लियर हो पाएगा कि ये जो पिक्चर्स के अंदर इतना डेंसिटी दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से दिखाई दे रहा है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार मूव करता है और मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन लगातार एक वेव के रूप में काम करते हैं और वेव के रूप में काम करते करते इसके लिए बताए थे हमारे पास डी ब्रोगली के डबल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया गया था। तो वहां पे ये थ्योरी दी गई थी, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट से लगातार मूव करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनता है, ठीक। अलग अलग डेंसिटी आगे की ओर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे जिस भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा, ठीक। तो ये बातें हमारे पास हो जाती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इन बातों को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा कि इन पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इन पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नाम दे दिया कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे। अब उसके बाद कहता था कि यहाँ पे दूसरा हमारे पास था, क्या था दूसरा हमारे पास? डॉट स्ट्रक्चर से, डॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर रीजन्स। हमारे पास ये पूरा पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बोहर ऑर्बिटल हैं। इनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं बोहर या बोर ऑर्बिटल या बोर ऑर्बिट। हम लोग बोर ऑर्बिट की बात करते हैं, ये बोर ऑर्बिट है और जो ये ऑर्बिटल है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्बिटल है। क्या है? ये हमारे पास ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या है देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइंस हैं। क्या है? स्पेसिफिक लाइंस हैं और ये स्पेसिफिक लाइंस के ऊपर ही, क्या बेटा, ये हमारे स्पेसिफिक लाइंस हैं और स्पेसिफिक लाइंस के ऊपर ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये फिक्स लाइंस हैं और इसी फिक्स लाइन के ऊपर ये लगातार मूव कर रहे हैं और इनका ये सेंटर पार्ट है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। यानी हम लोग इन्हें N1 के फॉर्म में, इसे N2 के फॉर्म में और इसे N3 के फॉर्म में रखते हैं। यानी इनको यहाँ पे जो बैलेंस होगा 2 8 और यहाँ पे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं ना कहीं किसका है बेटा? ये हमारे पास जो हमारा सोडियम होता था, सोडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके ये उनके बोहर ऑर्बिट बनाए गए हैं। तो बोर ऑर्बिट में हम लोग देखे या बोहर ऑर्बिट में हमने देखा कि सिंपल तरीके से ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं, उनके स्पेसिफिक लाइंस होते हैं, सर्कुलर लाइंस होते हैं। इन सर्कुलर लाइंस पे इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते हैं। ये जो पार्ट्स होता है वो व्याख्या करता है किसका? वो पार्ट व्याख्या करता है हमारे पार्टिकल्स नेचर का, कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल्स नेचर है, ठीक। वहीं पे ये जो हमारा व्याख्या करता है वो करता है हमारे
यहाँ पे वेव नेचर का, कि दोनों की अलग अलग थ्योरी है दोनों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डबल नेचर ऑफ मैटर में कि ये स्पेसिफिक लाइंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास लाइंस बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास सेल ना होके ऑर्बिट ना होके ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल हम उसी को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, वो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर का एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, ये बेटा तो आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डील करने की कोशिश किया है और अच्छे तरीके से आपको बताया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में कि आखिरकार ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में आप कितना बता सकते हो, क्या ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में कितना बता सकते हो, ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर क्या डिफरेंस है टेबल नंबर फर्स्ट में। तो टेबल नंबर फर्स्ट में मैंने बात किया सिंपल तरीके से, पहला हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ऑर्बिट और दूसरा हमने बात किया है ऑर्बिटल। तो हम पहले बात करेंगे, हमारे पास है ये बोहर थ्योरी के बेसिस पे, और ऑर्बिटल हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशंस के बेसिस पे या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे। दोनों चीज को ध्यान देना, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए ताकि ये रिकॉर्डेड क्लास है और ताकि सारे बच्चों को ठीक तरीके से समझ में आ जाए, और बाकी अब वीडियो बड़ा समझा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप 1 घंटे क्लास को अच्छे तरीके से डिटेल कर सके। कहता है क्या है, कहता है कि ऑन ऑर्बिट्स रिफर्स टू अ सर्कुलर पथ विच द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके से, आप मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्बिट होता है वो रिफर करता है सर्कुलर पथ यानी वृत्ताकार पथ को, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, लगातार जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वहां पे बात कर रहा है कि ऑर्बिट के बाहर पाया जाना जो सर्कुलर पथ होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर पाया जाना जो हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर पथ होता है। ठीक, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जस्ट हम लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर, क्या न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा कह सकते हो रीजन या ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी देखने या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये चीज बेटा याद रखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर एक हमारे पास सर्कुलर पथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल के अंदर बोलेगा कि न्यूक्लियस के बाहर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, हम उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, कह रहा है कि ऑन ऑर्बिट रिप्रेजेंट ऑन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज अ प्लेन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिट क्या होता है बेटा, जो ऑर्बिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को मोशन, क्योंकि पार्टिकल्स नेचर की बात करता है यहाँ पे, कि ये पार्टिकल्स नेचर, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स नेचर को दिखाते हुए ये बताता है कि मेरे नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार मूव करता है। वही चीज यहाँ कह रहा है कि ऑन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, मोशन करेगा, लेकिन वो मोशन कहाँ पे करेगा बेटा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3D स्पेस होता है, वहां पे मूव करता है। ये हमारे सर्कुलर पथ में मूव करता है, प्लेन पे मूव करता है, लेकिन ये 3D प्लेस पे मूव करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं अगला, कहता है कि ऑन ऑर्बिट कैन, यहाँ पे यानी हमारे पास जो ऑर्बिट होते हैं उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो 2n² भरे जा सकते हैं। कितने बेटा, 2n², जहां n वेयर n क्या है, नंबर ऑफ सेल हैं, क्या है, n क्या है, नंबर के सेल हैं, कितने नंबर ऑफ सेल है, पहला दूसरा, जैसे कैसे, इसको हमने क्या बोला था, इसको देखो हमने बोला था ये n1 है, ये n2 है, n3 है, इनमें क्या रखोगे, जैसे हमारे पास 2n² है तो कहने का मतलब क्या है कि हम पहले में क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, इंटू कितना है मेरे पास, पहला ऑर्बिट है तो 1 रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। वहीं बात करेंगे दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो हमारा फार्मूला होता है 2n², क्या होता है, 2n²। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास मिल जाएगा 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं तीसरे ऑर्बिट की बात करेंगे, तीसरे ऑर्बिट में कैसे रखोगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2n² का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास मिलेगा 2 × यहाँ पे 3n मतलब 3², यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 9 दूनी गए
18 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आप रख सकते हो। तो ये फार्मूला है जो इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में काम आता है। ठीक, क्या इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में काम आता है। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। एग्जांपल में मैंने दे दिया कि जैसे एग्जांपल आपको लेना है 2n² का, तो क्या बोलेंगे, जैसे जहां n इक्वल टू क्या हो, मेरे को 4 हो, क्या हो, n इक्वल टू 4 हो, तो क्या रखोगे यहाँ पे 2 इंटू 4², तो क्या हो जाएगा 16, 16 दूना 32, यानी कितना हो जाएगा बेटा, चौथे ऑर्बिट में आप 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ये चीज ध्यान देना। आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऑन ऑर्बिटल कैन बी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर हम लोग 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे हमारा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और वही बात, ये कौन सा बेटा, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है। वहीं बात करेंगे हम लोग पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 होते हैं, ये पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो छोटा सा पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इनमें मैक्सिमम हम लोग कितना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर रख सकते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान देना। आगे बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, किससे, KLMN से। ठीक, KLMNOP से। ठीक बेटा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग K को क्या दिखाते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, L को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा L 3 होता है। ठीक, और ये न्यूक्लियस के बाहर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे DXY या DXY, DYZ, DZ उसके बाद DZ(x²-y²), यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे PZ², उसके बाद PX, PY, PZ, ये ऐसे करके अलग अलग हमारे ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर इन शेप्स होते हैं, यानी ये वृत्ताकार होते हैं। लेकिन और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्बिट कैसे होंगे, वृत्ताकार होंगे। लेकिन ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटा, ऑर्बिटल हमें डिफरेंट शेप्स, यानी ऑर्बिटल डिफरेंट शेप्स के होते हैं। पहला बोल रहा है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। वहीं बात करेंगे पी की, तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, डंबल शेप के होते हैं। और जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं वो डबल डंबल शेप के होते हैं, यानी अलग अलग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज को कवर करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग शेप और साइज को कवर करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, हो गया बेटा। क्लियर सभी को। आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे पास कहता है कि नेम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या, नेम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स दैट डिस्क्राइब देम। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमको अलग अलग जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में बातचीत किया गया है। वैसे हम इन टॉपिक्स के एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में और बात करेंगे डिटेल से। उनके बाद हम लोग जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे होंगे तो क्वांटम नंबर के बारे में भी ये क्लास आपको बताया जाएगा। कहता द नेम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूजुअली एक्सप्रेस द टर्म ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n and azimuthal quantum number L, the simple names of atomic orbitals and the, यहाँ पे हाँ azimuthal quantum number। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे नंबर फर्स्ट कह रहा है कि s ऑर्बिटल वेयर द वैल्यू ऑफ द azimuthal quantum number इक्वल 0। हमारे पास जो s होता है, यानी s की जो वैल्यू होती है azimuthal quantum नंबर वो 0 होती है। क्यों होती है आगे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक, अगला बोल रहा है कि द p ऑर्बिटल वेयर वैल्यू आर azimuthal quantum नंबर इक्वल 1। ठीक, उसके बाद अगला बोल रहा है कि यहाँ पे कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल वेयर आर वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। ठीक, उसके बाद एफ का कितना होगा, 3 होगा, जी का कितना होगा, यहाँ तक तो आप जानते हो एफ के बारे में 3, उसके बाद जी होता है, इसके बाद 4 होता है, उसके बाद एच होता है जिसको हम लोग 5 कहते हैं। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर याद रखिएगा, मैं आगे क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक, क्या ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि बाकी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता था। तो कौन कौन से ऑर्बिटल के लिए कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, देखो जो हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिट को दिखाता है। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऑर्बिटल्स को, क्या कभी भी आप ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हमारे क्वांटम नंबर से।
ऑर्बिटल्स को क्वांटम नंबर के साथ हम जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा। वही हम लोग यदि रिलेशन बिटवीन दिखाते हैं कि बताओ हमारे पास जो ऑर्बिटल है और जो क्वांटम नंबर है उसमें कौन सा रिलेशन होता है, तो आप क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं वो ऑर्बिटल के साथ फिक्स करते हैं और सबकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप इन वैल्यू को शॉर्ट लिस्टेड करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन आल्सो बी नोटेड दैट द नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिटल, यानी पहले जो 4 ऑर्बिटल है एस पी डी और एफ के बारे में, इनको कहीं ना कहीं डिराइव करेंगे आगे, और डिराइव करेंगे और देखने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्पेक्ट्रो ठीक, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उनके सहायता से, क्या उनकी सहायता से हम लोग स्टडी कर पाए किसके बारे में, एस पी डी और एफ के बारे में, कि हमारे पास जो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंसेस होती हैं वहाँ पे हम एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनको ठीक तरीके से डिस्क्राइब किए उनके बारे में, तो अलग अलग ऑर्बिटल के बारे में हम लोग जान पाए। कौन सा बेटा? हम लोग एस ऑर्बिटल को शार्प के बेसिस पे जान पाए, वहीं हम लोग पी को यहाँ पे प्रिंसिपल के फॉर्म में रखें, वहीं डी को हम लोग डिफ्यूज के फॉर्म में रखते थे, और वहीं हमारा एफ जो था वो फंडामेंटल के पार्ट में कहलाया। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि एस पी डी एफ के नाम क्या होते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि एस पी डी एफ जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे शार्प की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, डिफ्यूज की बात कर रहा है, और यहाँ पे फंडामेंटल की बात कर रहा है। और ये किससे आए बेटा? ये एल्कली मेटल से आए हैं। कैसे आए हैं? एल्कली मेटल के ये सारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया गया है जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंसेस होती हैं उनकी सहायता से। ये चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रीजन्स हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ क्या, टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेयर द वैल्यू एन रेंज टू 5 0 to 5, यानी इनके बारे में हम लोग कोई बात यहाँ पे नहीं करने वाले क्योंकि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। कह रहा है ये वेव फंक्शन ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी ये लाइन सबसे बेहतर है। क्या ये लाइन आपका सबसे बेहतर है? सबके बारे में ऊपर की जो लाइन है मैं उसके बारे में बातचीत कर दिया हूं कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। कहता है कि वी सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशंस, यानी श्रोडिंगर इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग देखा जाए तो हमारा जो एच फाई था, क्या था? एस साइन इक्वल टू ई साइन। ठीक, ये था, ये ओरिएंटेटेड फॉर्म में था और मैथमेटिकली इक्वेशन था, जिसे हम लोग यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन है ये हमारा वेव फंक्शन साइन था, हम इसको डिस्क्राइब किए थे उसको पॉइंट्स को, उस पॉइंट्स को जो एटम के अंदर, क्या एटम के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन्स होते हैं जो अलग अलग एनर्जी लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं। क्या? अलग अलग एनर्जी लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं। यानी श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हम लोग अलग अलग, ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के स्टडी के बारे में बता पाए और उनके अलग अलग एटॉमिक स्टडी के करने के बाद अलग अलग रीजन्स को बता पाए जिनकी अलग अलग एनर्जीज थी। क्या थी? अलग अलग एनर्जीज थी। तो एटम के अंदर उनके जो एटॉमिक कंडीशंस को देखते हुए श्रोडिंगर ने एक पूरा एक समीकरण बनाया। उस समीकरण में हम लोग ये डील करने की कोशिश किए कि आखिरकार जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे क्या स्थिति है, कैसे नहीं है, सबके बारे में बातचीत किया गया। ठीक, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन, कह रहा है साइन की बात कर रहा है, कह रहा है ये फंक्शन फॉर ऑन इलेक्ट्रॉन इन ऑन एटम कॉल्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो नोट कर लेना मिलॉर्ड, इस पॉइंट्स को आईएमपी फॉर्म में है, नोट करिएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बता सकते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। ठीक, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है क्या नहीं है, ये पूरा पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कहता है दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब द रीजन ऑफ स्पेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ। विश्व यहाँ पे अब हो रहा है कि हाँ, आगे बोल रहा है कि ये पूरी चीजें मैंने पहले बता दिया, इस बारे में मैंने बताऊंगा नहीं।
आगे बोल रहा है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एनर्जी का एब्जर्वेशन भी करते हैं और एनर्जी को एमिशन भी करते हैं, और वो फोटोन ऑफ लाइट के फॉर्म में, क्या फोटोन ऑफ लाइट के फॉर्म में जब हम एनर्जी को चेंज करते हैं उसके बारे में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे हमारे ये अलग अलग रीजन्स हैं, ये हमारे पास N1 है, ये हमारे पास N2 है, ये हमारे पास N3 है। जब इलेक्ट्रॉन N1 से N3 के तरफ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हमारे फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। वहीं जब हमारे पास N3 से N1 की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी का इमिशंस करता है, और फोटोन ऑफ लाइट के फॉर्म में, क्या फोटोन ऑफ लाइट के फॉर्म में अलग अलग एनर्जी के लेवल पे, क्या अलग अलग एनर्जी के लेवल पे ये पूरे एनर्जी लेवल हमारा फ्लक्चुएट करता है किस पे, वेव पैटर्न के ऊपर, क्या वेव पैटर्न के ऊपर। ये पूरी लाइन आप पढ़ेंगे तो वही मिलेगा इसका पूरा। कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक को सही तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम को डिस्क्राइब करते हैं, और एटम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे अलग अलग चार अलग अलग क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, चार अलग अलग क्वांटम नंबर होते हैं। इसलिए each electron in एटम इज डिस्क्राइब बाई 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को, क्या किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ठीक तरीके से जानना है तो उनके लिए मेरे को 4 क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, क्या 4 क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। और इन चारों क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पता है कि यहाँ पे देयर आर फर्स्ट, यानी पहले हम लोग एन की बात करेंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, हम लोग एल की बात करेंगे जो एज्यूमुथल क्वांटम नंबर होगा, हम लोग एमएल की बात करेंगे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। ये स्पेसिफिक जो बताते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्या ऑर्बिटल को बनाते हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। और जो दूसरा एमएस होता है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के ऑक्युपाई ऑफ द ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसके बारे में। पहले तो देखो एटम के अंदर एटम के अंदर मेरे को ऑर्बिटल ढूंढना है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए, यानी आपको एटम के अंदर ऑर्बिटल ढूंढना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कब, जब आपको एटम के अंदर ऑर्बिटल को ढूंढना है तब की बात कर रहा है। वहीं यदि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, तो आपको मैग्नेटिक स्पिन के मतलब मैग्नेटिक स्पिन यानी जो हमारे पे स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे तो बताएगा कि आखिरकार ऑर्बिटल के किस हिस्से में कितने पोजीशन पे ये हमारे पास किस कह सकते हो कि एरिया में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद ये देखो हमारे अलग अलग पॉसिबल टाइप्स हैं। यहाँ पे कह रहा है वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम आगे भी बात करेंगे इनके बारे में, और वैल्यू ऑफ एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉसिबल एन नंबर बोल रहा है, ठीक, कि कितने आप नंबर होंगे यहाँ पे, ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं। यदि यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या एन हो, यानी किसी एटम के बाहर केवल एक ऑर्बिट हो, तो उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ एल इक्वल टू 0 होगा, यानी केवल एस ऑर्बिटल यहाँ पाया जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एस ऑर्बिटल में केवल एक बक्सा यहाँ पे मिलेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि यदि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, यदि ऐसे ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बाहर 2 ऐसे हमारे ऑर्बिट होंगे, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर 2 ऑर्बिट होंगे, तो यहाँ पे हमको एज्यूमुथल क्वांटम नंबर 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। क्या, क्योंकि ये फार्मूला होता है, क्या यहाँ फार्मूला होता है n माइनस, सॉरी क्या होता है n माइनस यहाँ पे 1 का फार्मूला होता है l के लिए, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0 और 1। 0 का मतलब यहाँ पे केवल हमारे पास p ऑर्बिटल होगा, सॉरी s ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम फिलअप कर सकते हो। वही मेरे पास p ऑर्बिटल होगा, ठीक। जो p होगा बेटा वो हमारे पास कुछ ऐसे अरेंज होगा, क्या ऐसे अरेंज होगा, इसको 0 बोलते हैं, इसको +1 बोलेंगे, इसको -1 बोलेंगे, ठीक। वहीं यानी 3 ऑर्बिटल यहाँ पे शेप मिलेगा, यानी 2p ऑर्बिटल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे। वहीं बात करेंगे हम लोग टी की बात, मतलब 3 की बात कर लेंगे, यानी ऑर्बिटल ऐसे होगा, इसके बाहर क्या होगा बेटा, ऐसे बात करो, इनके अंदर ऐसे होगा, इनमें 3 n होंगे, इसको n1 बोलेंगे, इसको n2 बोलेंगे, इसको n3 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको 0 1 2 मिल जाएगा, क्योंकि n-1 रूल होता है और n-1 रूल के बेसिस पे s p d ऑर्बिटल मिलेंगे। और यहाँ पे पहला एक बॉक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग 3 बॉक्स होंगे, क्या अलग अलग 3 बॉक्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, ठीक, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या अलग अलग 5 बॉक्स होंगे, ठीक। अब देखो ऐसे ही करके आगे बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे और ये आपको रिलेशन मिलता जाएगा।
तो अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया कि आप पहले ऑर्बिटल के बारे में जानो कि ऑर्बिटल क्या होती है, कैसे होती है, उनको क्लियरेंस करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके आपको क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर के पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप एंड साइज के बारे में, अरे या कह सकते हो उनके ओरिएंटेशन के बारे में, कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कैसे होते हैं। उनको पढ़ने के बाद हम क्वांटम नंबर पे जंप करेंगे, और क्वांटम नंबर के आज जो इन्फॉर्मेशन हुआ है कल हम लोग डीपली बात करेंगे कौन सा क्वांटम नंबर किस एटम के किस ऑर्बिटल के किस इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आपको क्लास ये डीपली समझ में आया होगा। मैंने टाइम लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से बीएससी की ये क्लास आप सेकेंड चैप्टर का क्लियर करें पहले से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।